तो लास्ट लेक्चर जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, बैटरी की चार्जिंग और बैटरी की डिस्चार्जिंग। अब जो हम बैटरी देखते हैं रियल लाइफ में, वो बैटरी एज इट इज़ मतलब हमारे सर्किट की बैटरी नहीं होती है। मतलब हम रियल लाइफ में एक बैटरी देखते हैं, एक डब्बा जिसके अंदर कुछ चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट की रॉड होती है, जो मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि उसका मतलब क्या यूज़ होता है। वो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन से बनी रहती है वो पूरी बैटरी। तो हम बेसिकली उसके केमिकल कंपोजिशन पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ उसका फिजिकल कंपोजिशन या फिर फिजिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। देखो नेचर में, ये मैंने कल भी आपको आइडिया दे दिया था कि नेचर में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हरदम लॉस के साथ एग्जिस्ट करती है, लॉस उसमें ज़रूर होता है। तो लेकिन बैटरी जो होती है उसमें दो टर्म होते हैं लॉस के, एक होता है लॉस के साथ बैटरी, एक होता है बिना लॉस की बैटरी। तो जब विद लॉस आप बोलोगे, विद लॉस आप बोलते हो तो उसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, और जब विदाउट लॉस बोला जाता है तो उसको ईएमएफ कहा जाता है। अब देखो ईएमएफ जो होता है वो बैटरी का मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब बैटरी, आप समझो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी होती है। अब समझो जैसे कोई मेरे पास आइडियल बैटरी है ये सर्किट में, तो इसमें हरदम कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ज़रूर, इसमें हरदम कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ज़रूर। इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे दिखाया नहीं जाता कभी कभी सर्किट में जब ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब उन्हें दिखाना होगा तो वो इसके आगे एक छोटा सा बना देंगे। अब पोटेंशियल और इसके ईएमएफ में क्या अंतर होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट में यहाँ VA सिलेक्ट करता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ VB सिलेक्ट करता हूँ, तो VA माइनस VB इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी। पर अगर एक पॉइंट VA है और एक पॉइंट यहाँ पे जो है VC मान लो, तो VA माइनस VC इज EMF ऑफ बैटरी। अब मान लो मैं रेजिस्टेंस बड़ा करता जाऊँ तो मेरा पोटेंशियल जो होगा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा बैटरी के, पर EMF पे कभी इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात को आप लिख सकते हो कि EMF ऑफ बैटरी इज इंडी स्टार बना के लिख लो, डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पर जो पोटेंशियल या फिर V होगा इज डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस समझ लेना। तो दोनों चीज़ों में ये अंतर होता है। तो ये आपको सर्किट में समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ जब EMF बोला जा रहा है तो क्या मतलब है, और जब पोटेंशियल बोला जा रहा है तो क्या मतलब है, समझे। अब एक और चीज़ समझो, देखो अब धीरे धीरे हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि बैटरी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटरी में क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो समझो कुछ चीज़ की जो बैटरी होती है ना, इसी बैटरी आपकी जो होती है ये सर्किट में करंट फ्लो कराती है हायर से लोअर। भाई इधर से करंट निकलता है और इधर जाके ऐसे आता है, लेकिन इनसाइड बैटरी जो करंट फ्लो करता है वो लोअर टू हायर फ्लो करता है। ये बात मतलब आपको ध्यान रखनी है कि बैटरी में क्या और करंट सर्किट में क्या अंतर आ जाता है। ओके, तो आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अब मतलब क्या होती है रिचार्जिंग और क्या होती है चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो चार्जिंग और रिचार्जिंग इज़ अ केस जब दो बैटरीज़ कनेक्टेड हो। मतलब आप देखो, आप कभी भी एक बैटरी की मदद से दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, लेकिन दूसरी बैटरी और पहली बैटरी की मतलब जो डिस्चार्जिंग चार्जिंग दोनों होती है, दोनों बैटरी एक साथ डिस्चार्ज भी हो सकती हैं, दोनों बैटरी एक साथ चार्ज नहीं हो सकती कभी। मतलब चार्जिंग के लिए एक बैटरी वन बिग बैटरी और दूसरी वन स्मॉल EMF बैटरी।
अब कई बार असर्शन रीज़न में क्वेश्चन बन जाता है कि क्या दोनों बैटरी एक साथ चार्ज हो सकती हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों बैटरी एक साथ चार्ज हों। एक टाइम पे एक ही बैटरी, अगर सर्किट में केवल 2 बैटरी हैं तो एक टाइम पे एक ही बैटरी एक साथ चार्ज होगी, दूसरी बैटरी उस टाइम पे नहीं चार्ज होगी। बल्कि अगर डिस्चार्जिंग का केस आता है, दोनों बैटरीज एक साथ डिस्चार्ज हो सकती हैं, जैसे ये एक बैटरी और ये दूसरी बैटरी। तो ये जो इस तरह जब हम अपोजिट मतलब इसके एक निगेटिव पोल से जब अट्रैक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव पोल अलग अलग रहेगा, मैग्नेट की तरह समझो, तो ये दोनों यहाँ पे ये केस जो होता है ये डिस्चार्जिंग का केस होता है। क्योंकि ये वाला जो होता है इसको मतलब ऐसे समझो कि करंट जो होगा इसके इधर पॉजिटिव टर्मिनल से ये निकालना चाहेगा और इधर वाले पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकालना चाहेगा। जब दोनों तरफ से करंट निकाल रहा है तो इसका मतलब सर्किट में चलेगी तो एक ही बैटरी की, तो चाहे ये बैटरी इस तरफ से करंट दे देगी या तो फिर ये बैटरी इस तरह से करंट दे देगी। तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि कौन सी बैटरी बड़ी है। जो बैटरी बड़ी होती है उसका ईएमएफ डोमिनेट करता है और बाकी बैटरी का जो ईएमएफ है उसको खा जाता है दूसरी वाली बैटरी का। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मानो एक बैटरी मेरे पास यहाँ 10 वोल्ट की लगी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R है, और एक बैटरी मान लो 2 केस समझते हैं। एक मान लो ऐसे 5 वोल्ट लगी है, इसको 10 वोल्ट बोला है ना हमने, तो एक मान लो 3 वोल्ट ऐसे लगी है, एक मान लो 3 वोल्ट ऐसे लगी है, और इसका भी रेजिस्टेंस R है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और सर्किट में ये कोई लोड रेजिस्टेंस हमने RL दे दिया है। तो अगर लोड रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है तो एक चीज़ आप मतलब ध्यान दे सकते हो कि हर बैटरी को अगर देखो तो ये बैटरी जो होगी आपकी ऐसे करंट फ्लो कराना चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये बैटरी आपकी ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रही है, लेकिन ये बैटरी आपकी जो है ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाह रही है ना। तो अगर तुम यहाँ पे मतलब तुम सीधा समेशन लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी एक सीरीज़ में जुड़ रही हैं ना बैटरीज़, तो तुम मतलब इसका सीधा सीधा इसको सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना चाहो तो तुम सीधा सीधा ये बना सकते हो कि डोमिनेट कौन से करेगा। देखो डोमिनेट होगा एंटी क्लॉकवाइज फैक्टर, करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि 13-3 यानी कि आपकी ये हो जाएगी टोटल 10 वोल्ट की बैटरी बचेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि जब बैटरी में करंट लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ जब जा रहा है तो इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। लेकिन जब करंट हायर टू लोअर जा रहा है तो चार्जिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आप मार्क कर सकते हो और यहाँ देख भी सकते हो कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये बैटरी जो है हमारी देख रहे हो इसमें लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रही है। ये बैटरी जो है इसमें करंट जा रहा है, देखो किधर, इसमें करंट ऐसे मतलब ऐसे फ्लो करेगा, तो इसमें करंट जो होगा आपका वो हायर प्लेट से, तो ये बैटरी जो है आपकी चार्ज हो रही है। ठीक है। अब कई बार असर्शन रीजन में सवाल उठता है कि क्या ईएमएफ पोटेंशियल से ज़्यादा हो सकता है, पोटेंशियल ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है, किस केस में ज़्यादा कम, पूरी इसकी पीएचडी करते हैं। देखो जैसे मान लो कोई एक बैटरी लगी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसका जो V होगा यानी कि पोटेंशियल होगा वो अगर इस पॉइंट पे V है, इस पॉइंट पे 0 है, और करंट की डायरेक्शन में मैंने बताया था पोटेंशियल का लॉस होता है, तो इधर जा रहे हो और I करंट फ्लो कर रहा है, तो VA और यहाँ मान लो VB, तो VA माइनस B जो होगा वो होगा हमारा V माइनस IR, क्योंकि रेजिस्टेंस में IR का लॉस हो गया। तो ये चीज़ तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ V नहीं लिखोगे। देखो यहाँ इस पॉइंट को V, इस पॉइंट को VC, इसको और थोड़ा शार्प करते हैं, इस V डैश की वैल्यू निकालते हैं। इस V डैश की वैल्यू जो होगी वो VA माइनस VC के बराबर होगी, और VA माइनस VC जो है वो मैंने आपको बताया EMF यानी कि E के बराबर है। तो पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो यहाँ से आप अभी कंक्लूजन मत निकालो कि आपका जो पोटेंशियल होगा वो हरदम EMF से कम ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक टर्म की, टर्मिनल वोल्टेज, है ना, टर्मिनल, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टर्मिनल वोल्टेज यहाँ तो कम आ रहा, वहाँ देखो क्या आता है।
अब टर्मिनल वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है उस केस में जो हमारा मतलब हो, टर्मिनल वोल्टेज जानते हो क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज होता है चार्जिंग कंडीशन। अब मान लो मैं करंट को रिवर्स कर देता, और फिर मैं वी ए माइनस वी बी लिखता, तो वी ए माइनस वी सी करोगे, हाइयर से लोअर गए तो वी ए माइनस वी सी ई एम एफ है, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के पार गए हैं तो इसका मतलब आई आर जो होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर चलने पे लॉस होगा और उधर चलने पे गेन हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल का लॉस कराता है, तो ई प्लस आई आर बराबर वी कह सकते हो यहाँ पे। तो ये जो V होता है इसी को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। कई बार प्रीवियस ईयर जेई मेन जेई एडवांस दोनों में सवाल पूछा गया है MCQ में कि इसका टर्मिनल वोल्टेज बताइए, तो टर्मिनल वोल्टेज यही होता है। और जब भी टर्मिनल वोल्टेज होता है तो कभी भी सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता है, ये हरदम ध्यान रखना। आप ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ते हो कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में बस खाली यही अंतर होता है कि टर्मिनल वोल्टेज पे करंट नहीं फ्लो कर पाता है, समझे? तो इस तरह ये हरदम चीज़ें ध्यान रखो। तो यहाँ अगर देखो तो V जो है तुम्हारा वो ईएमएफ से ज़्यादा आ रहा है, तो ये V है तो पोटेंशियल ही, चाहे टर्मिनल पोटेंशियल का चाहे टर्मिनल वोल्टेज का, लेकिन देखो E से ज़्यादा आ रहा, तो यानी कि V जो होता है वो EMF से ज़्यादा भी हो सकता है, VMF से कम भी हो सकता है। दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे उसकी वैल्यू पे, किसकी? रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, और करंट किधर को फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू पे, ठीक है। अगर मान लो सर्किट में R0 कर दो तब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ तक आई थिंक मतलब सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चलो कुछ और बातें करते हैं हम लोग, मतलब समझते हैं चीज़ों को, तो और हमारे अंदर मतलब क्लैरिटी आएगी कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो अब हम लोग चीज़ें मतलब समझेंगे, अब हम समझेंगे बैटरी में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखो कॉम्बिनेशन का सिंपल से दो फार्मूले होते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही फार्मूले मतलब पढ़ लो, ज़्यादा उसके ऊपर नीचे मत भागो, तो आपको मतलब बहुत आराम रहेगा। देखो एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लिख सकते हो यहाँ पे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में एक होते हैं आपकी सीरीज़, एक होता है आपका पैरेलल। अब सीरीज़ में क्या कहानी होती है? सीरीज़ में इस तरह बैटरी लगी होती है, इसका EMF E1 मान सकते हो, इसका EMF E2, इसका EMF E2, इसका E2, इसका R2 डैश 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 इस तरह चलता जाता है। तो इसमें जो EMF नेट होता है उसको लिखा जाता है समेशन ऑफ EI, और I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर N तक। मतलब आप सारी बैटरीज को जोड़ दो आपका आ जाएगा, और R नेट जो होगा वो होगा I इज इक्वल्स टू 1 से N RI, जितने सारे रेजिस्टेंस हो उनको सीरीज़ की तरह जोड़ दो, ठीक है। बट ध्यान रखना कि पोलैरिटी किस तरह मिलनी चाहिए, प्लस माइनस इस तरह पोलैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस चाहे जहाँ लगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरह मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस जगह पे उस बैटरी को पलट दो। हाँ ये मैं बताना भूल गया, जैसे कोई बैटरी इस तरह लगी है 3 वोल्ट की है, तो इसको मैं ऐसे भी डेडिकेट कर सकता हूँ कि कोई बैटरी ऐसी लगी है और ये -3 वोल्ट की है, दोनों बातें एक ही जैसी होंगी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको प्लस माइनस ना, वहाँ इस तरह बैटरी को पलट के फिर जोड़ना, तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो पैरेलल का क्या केस होता है। पैरेलल में ऐसे बैटरी कनेक्टेड होती हैं, R1 R2 डैश 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 डैश, सर्किट इस तरह चलता जाता है, और आखिरी में यहाँ पे भी लगी होंगी बैटरीज, E1 मान लो, इसका E2 मान लो, फिर यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ EN RN, और यहाँ कुछ मान लो लोड रेजिस्टेंस लगा है RL। तो इसमें फॉर्मूला बनता है हमारा EMF नेट का, जानते हो क्या बनता है? समेशन ऑफ, मतलब ऐसे देखो मैं दो के लिए समझाता हूँ, इसको इस तरह मत लिखो। इसको अगर मान लो दो पैरेलल में कनेक्टेड होती तो तुम इसको ऐसे लिखते, EMF नेट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डैश डैश डैश, जितनी हो EN अपॉन RN अपॉन
1/R1 + 1/R2 डैश 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 1/Rn। ये होता है EMF नेट अगर पैरेलल हो, और इसमें R नेट तो निकालना जानते ही, R नेट 1/R नेट बराबर 1/R1 + 1/R2, इस तरह। तो अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो समेशन EI/RI, और नीचे दूसरा समेशन 1/RI, और I = 1 से लेकर n, I = 1 से लेकर n, इस तरह तुम कर सकते हो। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मतलब बात यहाँ से तुम्हें समझ आनी चाहिए कि क्या होगा। तो यहाँ हमने बैटरी को पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, सब चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब हम अपने चैप्टर में आगे मूव करते हैं, और अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं। अब हमारे पास एक बचा है पावर की बात। पावर के बाद एक हमारे पास आता है हीटिंग इफ़ेक्ट, और एक हमारे पास कुछ सर्किट्स हैं, और सर्किट्स में KVL, और KVL के बाद बस लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो पार्ट हैं, सर्किट और इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों चिंदी पार्ट हैं, ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन JEE मेन और JEE एडवांस में भी आता है, और इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सरल लगेगा। इंस्ट्रूमेंट आप समझ जाओगे, छोटे छोटे फार्मूले होते हैं उनको पढ़ लोगे तो उन्हीं से क्वेश्चन बनता जाता है, उसमें नाटक नहीं रहता है। और सर्किट जो होता है, KVL इज़ अ टूल, उस टूल की मदद से आप मतलब निकाल सकते हो अपने सर्किट का रेजिस्टेंस। इसमें एक VI मेथड भी होता है, उसको हम मतलब यूज़ करेंगे तो फिर उससे हम निकाल लेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट छोटा सा है, बस 1-2 लाइन में ही हो जाएगा हीटिंग इफ़ेक्ट, तो समझे। तो और चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अच्छा टॉपिक जो है हमारा वो KVL है, उसको डिस्कस करते हैं। और मैं पावर के बारे में बताना भूल गया। पावर इसलिए नहीं उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर आप AC में और अच्छे से पढ़ोगे। पावर में क्या होता है, वो Q फैक्टर क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे AC में। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं अपनी चीज़ों को। तो अब हम मतलब देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसी को हम कहते हैं लूप लॉ। अरे यार ये दिख नहीं रहा होगा ना, इसी को हम कहते हैं लूप लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कह लो या फिर कह लो लूप लॉ, दोनों एक ही बात होती है। देखो इसमें हम मानते हैं कि लूप होता है। अब इसमें जो ये लॉ होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। एनर्जी कंजर्वेशन, जो पॉइंट वाला मैंने पीछे बताया था ना, वो चार्ज के कंजर्वेशन पे, करंट कंजर्वेशन कह लो, चार्ज कंजर्वेशन कह लो, उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपसे क्या कहता है वो आपको समझना पड़ेगा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपसे कहता है कि नेट पोटेंशियल, अरे यार सिंपल सा बात है कि डेल्टा V = 0 इन आ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप में सबका पोटेंशियल लिखो, सब बराबर 0 कर दो, यही किरचॉफ लूप लॉ की मेन बात होती है। मतलब समझना, देखो मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे ये एक लगा है रेजिस्टेंस, ये एक लगी है बैटरी, ठीक, V वोल्ट की। तो इसमें पहले अगर तुमको करंट मालूम हो चाहे ना मालूम हो, और तुम करंट की एक डायरेक्शन मान लो, जैसे यहाँ हमें पता है करंट ऐसे जाएगा, तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन मान लो, करंट मान लो I फ्लो किया, I करंट अगर फ्लो किया है, तो अब जैसे जैसे करंट के साथ चलो और पूरी इक्वेशन लिखो। देखो करंट यहाँ पहले लोअर से हायर गया होगा तो V गेन करेगा, फिर धीरे 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 यहाँ आएगा, और इसमें करंट ऐसे मान रहे, फ्लो भी ऐसे कर रहा और तुम आ भी ऐसे रहे हो, तो मतलब लॉस कराएगा V - IR, और फिर तुम वहीं पे आ जाओगे अपनी ओरिजिनल लगा। तो ये सब बराबर कर दो 0 के। ठीक है, यही किरचॉफ का लूप लॉ होता है कि V - IR मतलब हमारा 0 होता है। और देखो इसका एक मतलब यहाँ पे तुम इस छोटे से एग्जांपल भी तुमको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। ये तुमको ये सिखाएगा कि अगर तुम चाहे सर्किट में कभी भी अगर पोटेंशियल का लॉस होगा तो रजिस्टर लगे हैं तो सारे रजिस्टर्स के ही अलॉन्ग होगा और कहीं नहीं होगा। देखो इसके अलॉन्ग पूरा लॉस हो गया, समझे। तो
इसने करंट बढ़ा दिया लेकिन लॉस इसने पूरा करा दिया, ये नहीं कि थोड़ा बचा लिया हो, क्योंकि अगर यहाँ V था और यहाँ 0 था तो अंत में यहाँ 0 होना ही था। समझे बात को? तो इसलिए देखो उसने पूरा लॉस करा दिया रजिस्टर के अलॉन्ग। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि सर्किट में अगर रजिस्टर लगे हैं तो चाहे जितनी छोटी बैटरी लगी हो चाहे जितनी बड़ी बैटरी लगी हो, पूरा का पूरा जो लॉस होता है वो रजिस्टर्स के अलॉन्ग हो ही जाएगा आपका। कुछ बचने नहीं वाला कि कुछ बैटरी बचा लेगी अपना, मतलब कि कुछ बचा लेगी और कुछ मतलब छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आगे मतलब चलते हैं इसमें किरचॉफ के लूप लॉ में। किरचॉफ का लूप लॉ और मतलब हम बहुत ही आराम से समझ सकते हैं क्योंकि इतना मतलब कुछ टफ नहीं होता ना किरचॉफ का लूप लॉ। तो किरचॉफ का लूप लॉ दरअसल जो होता है ना हमारा, किरचॉफ के लूप लॉ में एक बहुत अच्छी बात ये होती है, वो अच्छी बात ये होती है कि जब आप किरचॉफ का लूप लॉ लगाते हो ना, तो किरचॉफ का लूप लॉ लगाने में आपको मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, नहीं तो आपका लूप लॉ जो होगा वो 101% होगा कि आप उसको गलत कर दोगे। समझे? इसीलिए जब भी लूप लॉ लगाना तो हरदम मतलब किरचॉफ के लूप लॉ को बहुत ध्यान से लगाना। अगर तुम ध्यान से नहीं लगा रहे हो किरचॉफ के लूप लॉ को तो तुम्हारा मतलब क्वेश्चन गलत होने की बहुत चांस होते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और मतलब उनसे तुम मतलब और क्लैरिटी आएगी तुमको कि मतलब कैसे मैं समझूँ चीज़ों को। चलो देखो, जैसे मैं पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करो तुम अटैम्प्ट। जैसे मैंने बनाया है ना, एक मैं करके बताता हूँ फिर तुम करके दिखाना। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा था और मान लो EMF, अभी तो पहले मैं सिखा ही दूँ। ये मान लो R रेजिस्टेंस, ये मान लो R रेजिस्टेंस, ये मान लो EMF की बैटरी थी, ठीक है, और यहाँ मान लो एक छोटा R है। तो देखो करंट यहाँ लिखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर इसको सिंपल अपने दिमाग से लिखें तो R ये मैंने सिखाने के लिए दिया है तो मतलब इतना उछलना मत कि मैं तो ऐसे ही लिख दूँगा। R और R का R/2 प्लस R/2 प्लस R, तो इसमें I जो फ्लो करेगा V/R/2 प्लस R फ्लो करने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम इसी को किरचॉफ से निकालते हैं। देखो किरचॉफ कहता है कि यहाँ बैटरी से करंट निकलेगा, बैटरी के पोटेंशियल से करंट निकलेगा, किसी भी एक बैटरी से तुम निकाल दो और फिर सबको मतलब बनाते चले जाओ। तो ऐसे ज़ूम 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 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और या फिर अगर ये मेथड देखो इससे ना सीखो यार, इससे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हरदम तुम मान लो तुम, और यहाँ मान लो मैं एक और EMF, चलो और थोड़ा टफ कर देता हूँ सवाल को। यहाँ पे मान लो मैं एक EMF 2E की बैटरी लगा देता हूँ। अब तुम इसमें मतलब ऊपर वाले सर्किट में नीचे वाले सर्किट में दोनों में करंट निकालो। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम एक करंट की डायरेक्शन है, एक करंट मान लो, मेरा करंट मैं मान लेता हूँ ऐसे I करंट इसमें फ़्लो कर रहा था और इसमें मैं मान लेता हूँ I' करंट ऐसे फ़्लो कर रहा था, है ना। तो यहाँ से अब तुम इस कितने तुमको क्लोज खाने, इनको डब्बे समझो, जितने डब्बे दिख रहे हों उतने डब्बों में तुम मतलब इनको समझ लो, बना लो, इस तरह करंट फ्लो करा दो, हर एक डब्बे में करंट फ्लो करा दो। और अब तुम लिखो करंट के साथ साथ चलो, और करंट के साथ साथ चलते चलते तुम ये लिखो सारी इक्वेशंस। समझे? तो कैसे लिखनी है इक्वेशंस वो तुम समझो मेरी बात को, कि तुम कैसे लिखोगे इक्वेशंस को। देखो सबसे पहले तो तुम लिखो इक्वेशन इस वाले I करंट के लिए। तो I करंट ऐसे आएगा E, देखो सबसे पहले यहाँ पे तो करंट की डायरेक्शन में क्या है, तो -IR प्लस E, इस रेजिस्टेंस से होके गुजरे हो, इस रेजिस्टेंस से करंट I गुजरा तो -I × R बराबर 0, इक्वेशन 1। तो यहाँ से लिख सकते हो E बराबर IR प्लस R, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 ये लिखोगे कि देखो ऐसे गए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसमें देखो -IR। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम लोग मतलब भूल रहे हैं और यही मतलब बहुत गलती होती है बच्चों से, कि जब तुम देखो जब तुम इस लूप को देख रहे हो तो इस वाले करंट को छोड़ना नहीं होता है। वही मुझे अभी समझ आया, क्योंकि जब तुम इस वाले करंट को छोड़ दोगे, जैसे मैंने कहीं इसीलिए मैंने जानबूझ के गलती की, अगर लाइव होता तो मतलब मैं तुमको बता पाता कि तुमसे पूछता कि कहाँ गलती हुई है। तो आगे चल के आप मतलब एक यहाँ से देखो सिंपल सोचो, अभी तक लोगों के दिमाग में आना चाहिए सवाल कि यहाँ से एक I की इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से एक I' की इक्वेशन मिलेगी, लेकिन उन दोनों को तुम लिंक कैसे करोगे भाई। तुम I और I' में एक रिलेशन निकाल पाओगे, लेकिन I और I' में कैसे तुम मतलब दोनों को लिंक करोगे, ठीक है। तो लिंक करने का सिर्फ एक तरीका होता है, तुम कैसे करोगे, हरदम
इस तरह कभी मत लगाना जिस तरह मैंने लगा दिया कि एक ही करंट के साथ चलो। तुम्हें सर्किट का पर्टिकुलर एलिमेंट देखना होता है। जैसे तुम यहाँ पे पहले एलिमेंट को पकड़ो और इसमें से देख लो कितने करंट पास हो रहे हैं। तो एक करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बस ये सही लिखा था हमने। फिर एक इसमें से करंट ऐसे जा रहा था, ये सही लिखा था। लेकिन यहाँ वाला जो रजिस्टर है, यहाँ पे हमने गलती कर दी थी। इसमें 2 करंट जा रहे हैं और हरदम उस करंट को प्राइमरी मानना जिस लूप के लिए तुम इक्वेशन लिख रहे हो, मतलब ये तुम्हारा प्राइमरी करंट होगा। तो एक इसमें -IR होगा और इसमें एक और -I-R होगा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन तुम्हारी कंप्लीट होगी कि -IR प्लस E -IR -I-R इक्वल्स टू 0। तो E इज इक्वल्स टू, ये छोटा वाला R होगा ना यहाँ, E इज इक्वल्स टू RI प्लस I' प्लस IR। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन आएगी। अब तुम अगर दूसरे सर्किट को देखो तो इस बैटरी में, इस वाली बैटरी में एक I' जो होगा वो R में इधर को जा रहा और एक ये इधर को जा रहा। तो यहाँ पहले 2 इक्वेशन लिख लो कि RI प्लस I', ये मैं दूसरे वाले लूप की बात कर रहा हूँ। और फिर इस रेजिस्टेंस से गुजरेगा, R रेजिस्टेंस से गुजरा करंट, तो R रेजिस्टेंस से जब गुजरेगा तो -I-R और प्लस 2E इज इक्वल्स टू 0। तो -RI प्लस I' बराबर 2E। ये प्लस 2E था तो ये माइनस 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 कटा, तो RI प्लस I' प्लस IR इज इक्वल्स टू 2E। अब देखो, एक E की वैल्यू ऊपर से इस इक्वेशन से ले लो और एक E की वैल्यू इस इक्वेशन से ले लो। ठीक है, तो तुम्हारे मतलब I और I' में तुम्हारा पूरा वो हो जाएगा। मतलब तुम 2 इक्वेशन बनेंगी, ऐसे 2 इक्वेशन बनेंगी ना तुम्हारे पास। E तो कांस्टेंट है तुम्हारे पास, तो 2 इक्वेशन तुम्हारे पास बनेंगी, x प्लस वाई बराबर 3 इस तरह की और x माइनस वाई बराबर 3 इस तरह की 2 इक्वेशन बनेंगी। तो वहाँ से I और I' का तुम वैल्यू निकाल सकते हो। E के टर्म में आएगा वैल्यू तुम्हारा, और E जो होता है वो सवाल में गिवन है, क्योंकि देखो I और I' नहीं आना चाहिए तुम्हारे सोल्यूशन में, क्योंकि I और I' तुम अपने मन से मानते हो, तो उनको मतलब तुम सोल्यूशन में नहीं दे सकते हो। तुम E को दे सकते हो, R के टर्म में आंसर आ सकता है, इस तरह आएगा। तो देख रहे हो यहाँ से कि यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क का देता हूँ, उसको ट्राई करो और आंसर बताना। देखो वो क्वेश्चन है ऐसा ही, जैसे मान लो, कुछ भी मान लो, एक EMF और ये क्वेश्चन है, इसमें सारे रेजिस्टेंस R वोल्ट के हैं और सारी बैटरी EMF E वोल्ट की हैं। तो इसको KVL से भी करके देखना और इसको बिना KVL से भी करके देखना, इसलिए मैंने इस तरह का सवाल दिया है। ये सोचना कि तुम कहाँ कहाँ तुम्हें मानना है, किस किस कमरे में, और इसमें कुछ फालतू तो नहीं लगा, कुछ मतलब बेकार का तो नहीं लगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना और फिर इसका आंसर बताना। सो अभी के लिए रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।